आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ मेरे सारे नाज़रीन जो है खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, मुल्की सूरत हाल जो सियासी सूरत हाल है इंतहाई दिलचस्प मोड़ पर पहुँच चुकी है, दाखिल हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पार्लियामेंट में अदम एतमाद का वोट लेंगे। सेनेट की एक नशस्त से तहरीक इंसाफ हुकूमत का ढांचा बिल्कुल ही तब्दील कर दिया गया है। जैसे कि सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी जमात साबित हुई, लेकिन इस्लामाबाद इलेक्शन ने तहरीक इंसाफ की गिरफ्त कमज़ोर कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है, जैसे कि आप सबको पता ही है, वज़ीर आज़म इमरान खान जो है मुल्क की बड़ी जमात साबित हुई। और इसी के साथ साथ जैसे कि मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म को 342 जो वोट हैं उन ऐवान में जिस तरह से वो कामयाबी के लिए, और एक इसके साथ साथ जो है 172 वोट जो है दरकार है अपोजिशन में। अरकान की तादाद 160 है, जबकि हुकूमती अरकान की तादाद 180। ताहम इमरान खान को कामयाबी के लिए 172 वोट दरकार हैं। इसी के साथ साथ देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि इमरान खान कह चुके हैं अगर मुझ पर एतमाद ना साबित हुआ अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। जैसे कि आप सबको बताइए कि कल आपने देखा ही होगा, इमरान खान साहब ने यही कहा था कि अगर मुझ पर एतमाद ना साबित हुआ तो अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। पीडीएम ने आज इजलास से बाइकआउट क्यों किया? इमरान खान साहब ने जिस तरह से मुझे कहा कि जो है मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, और इसी के साथ जो है पीडीएम ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। इस बाइकआउट से जो है कितना नुकसान होगा और क्या क्या जो है इसके फ़ायदे हैं, एतमाद का वोट किसको कहते हैं, ये सब आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। किस तरह से जो है ये अदम एतमाद का वोट दिया जाता है, ये बेसिकली है क्या, जिसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है। इससे मुल्क में क्या तब्दीली आने वाली है, क्या नई सियासत के ऊँट किस करवट बैठेगा, आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर कानून और हमारे साथ मौजूद होंगे सियासतदान। हम उनसे गुफ्तगू जो है करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अब सियासत का नया रुख मतलब कहाँ जाने वाला है, क्या नई हवाएं, नई चेंजिंग्स आने वाली हैं। हम एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने कहा कि आज मुल्क का बड़ा दिन है, जैसे सियासत का बड़ा दिन है। आज जो है अदम एतमाद का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है इमरान खान साहब लेंगे। और आज मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर करीम ख्वाजा, पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है। सर, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी आप मेरे प्रोग्राम में। जैसे कि आपको पता है कि सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ज़्यादा है, तो जिस तरह से आपको पता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिनके जीत का जश्न क्यों मनाया गया? देखें, इलेक्शन जो हुआ था सेनेट का, उसमें तो यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए थे। मतलब अपोजिशन जीत गई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई थी। और उसके बाद इमरान खान ने उन्हीं एमएनएस को कहा कि ये बिके हुए माल हैं, ये करप्ट हैं और ये इन्होंने पैसों पर ख़रीद हुए हैं। फिर उन्हीं लोगों की इन्होंने मिन्नतें करके आज ये वोट लिया। हम समझते इखलाकी तौर पर तो वो उसी दिन हार गए थे। अच्छा। और उनको रिज़ाइन दे देना चाहिए था और न्यू इलेक्शन अनाउंसमेंट होती, क्योंकि इमरान खान इससे पहले हमेशा कहते रहे हैं कि अपना बेल्जियम में ये हुआ, डेनमार्क में ये हुआ, फिनलैंड में इस तरह हुआ, इंग्लैंड में इस तरह होता है, रिज़ाइन कर जाते हैं। हमेशा उसने इस तरह का, तो रिज़ाइन कर लेते, वो बेहतर था। आज का शो जो है वो मैनेज्ड शो है और उनको मैनेज किया गया है। अच्छा। जो लोग उनको लेकर आए हैं इमरान खान को, उनकी तरफ से मैनेज करके ये शो आज आपने देखा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा आज सुबह को कि मुस्लिम लीग नून के जो शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और उनकी मरियम औरंगज़ेब और दूसरे लोगों से इन्होंने बदतमीज़ी की
इंसल्ट की इनके वर्कर्स ने, और जो कुछ विजुअल्स हमने देखे हैं काबिल मज़म्मत है। तो इनटॉलरेंट कल्चर, फाशिस्ट कल्चर पाकिस्तान के सियासी ज़िंदगी में जो डाल रहे हैं लोग, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स और जो ताकतवर जो क़ुव्वतें हैं, उससे मेरे ख्याल से पाकिस्तान के कल्चर में, पॉलिटिकल कल्चर में बड़ा नुकसान होगा। और काबिल मज़म्मत है जो सुबह को इन्होंने किया है पीटीआई के वर्कर्स ने, नेचुरली उसकी लीडरशिप के इशारे पर किया होगा। तो ये मेरे ख्याल से डार्क डे है, क्योंकि मैनेज करके लोगों को इकट्ठा किया गया है, उन लोगों को जिनको इन्होंने करप्ट का गालियाँ दी। और पीटीएम अपनी स्ट्रगल जारी रखेगी। और अभी सेनेट के चेयरमैन के भी इलेक्शन हैं जी। अगर वहाँ भी चीज़ें मैनेज नहीं होती है तो नेचुरली अददी अक्सरियत हमारी अक्सरियत है, 53 वोट्स हमारे हैं, 47 उनके हैं जी। तो वो हार जाएंगे। अगर वो उसमें जीत जाते हैं तो ये मैनेज शो होगा आज की तरह। उसके बाद हम पंजाब में जाएंगे, वहाँ भी इनको जो है बोजदार को पीटीएम चैलेंज करेगी और हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी जब तक ये सिस्टम, मतलब हम ये नहीं चाहते हैं कि सिस्टम इधर उधर हो, पार्लियामेंट इधर उधर हो, डेमोक्रेसी इधर उधर हो, पर रूल ऑफ लॉ के तहत जो भी चीज़ें होंगी विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी इजाज़त है वो हम करेंगे। ठीक है सर, जैसा कि आपको पता है कि पीडीएम ने आज इजलास से बाइकआउट कर दिया, तो आपको लगता है कैसे बाइकआउट से नुकसान हो सकता है? नहीं, बाइकआउट अगर हमने किया है तो वो तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है कि एब्सेंट्स हो जाते हैं। यूनाइटेड नेशन में भी तो इस तरह होता है, जब गिनती होती है कुछ मुल्क एब्सेंस हो जाते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है जो हमने अडॉप्ट किया है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसकी शिकस्त आ गई थी जिस दिन हफीज़ शेख की शिकस्त हो गई थी, उसी दिन चाहिए था कि ये इलेक्शन अनाउंस कर लेते, रिज़ाइन दे देते प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अदम एतमाद आ गया था उस पर। ये तो मैनेजेबल शो है। अच्छा। तो इस पर हम क्या कहें। अच्छा, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कहाँ मात दी पीडीएम ने? सॉरी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कहाँ मात दी हमारी जो पीडीएम है? पीटीएम ने सेनेट इलेक्शन में जो शिकस्त दी। अच्छा, सही। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जीतना इमरान खान की शिकस्त है। तो ये हमने उसको शिकस्त दी ना, यहाँ इखला की शिकस्त तरफ। आपको लगता है? हाँ, आपको लगता है उनको शिकस्त होगी? भाई जीत गया ना वो, ये अपना हफीज शेख हार गया और यूसुफ रज़ा जीत गया, तो मतलब क्या है। सही। अच्छा, ये जो पीडीएम है आज के इजलास से उन्होंने क्यों बाइकआउट किया? बाइकआउट इसलिए क्या कि हम समझते हैं कि ये गलत है। आपको क्या गलत लगा? हमें गलत इसलिए लगा कि उसी दिन वो हार गए थे। अच्छा। तो उसके बाद जो है ये तो बेफजूल एक मैनेजेबल शो है सही। और उसी दिन उसको रिज़ाइन करना चाहिए था। मैं बार बार ये थर्ड टाइम आपके सामने कह रहा हूँ, आप ये रिपीटेडली सवाल पूछ रही हैं। सर, मैं अपने नाज़रीन को जो है ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करूं कि इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो अदम एतमाद का वोट उसमें जो है वो कामयाब हो चुके हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आज जो है वोट और कॉन्फिडेंस जो है उनके ऊपर साबित होना था। तो जिस तरह से आपको पता है कि अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने दी है हमारे नाज़रीन को, आप इस पे क्या कहेंगे? 178 वोट जो है मिले हैं, 178 वोट जो है इमरान खान साहब को मिले। सर, आप क्या कहेंगे? ये इन्होंने इस तरह किया जैसा भेड़ बकरियों को एक तरफ करके लेकर जाते हैं ना, रात सुलाने के लिए या बिठाने के लिए। अच्छा। इन्होंने इसी तरह किया है। सही। आइंदा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तैयारी से उतरेगी? हम बिल्कुल, हम चेयरमैन बिलावल ने कहा था कि हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, अपने टाइमिंग्स होंगे और हमारा अपना वक्त होगा और हम अपने टाइमिंग्स पर और हमारे वक्त पर अदम एतमाद लेकर आएंगे। सही। अच्छा, जिस तरह से आपको पता है डस्का के इलेक्शन का भी बीच में काफ़ी ज़्यादा वो एक इशू हाईलाइट हुआ था, तो आपको क्या लगता है डस्का के जो इलेक्शन उसके असल नताइज क्या आते हैं? डस्का के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है वो तो टीवी पर नहीं आया। जो हमने सुना है वो भयानक किस्म की चीज़ें हुई हैं कि पोलिंग एजेंट्स या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ये सब गायब हो गए थे और टोटल मैनेजेबल रिज़ल्ट था और इलेक्शन कमीशन को इन्होंने बेबस कर दिया था। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने, एसपी ने, आईजी ने और चीफ सेक्रेटरी ने, इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया।
लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज खामोश तमाशाई थी। जो हमने सुना है, पता चला है, जो इंटरनेशनल मीडिया पर आया है, तो अभी तो मेरे ख्याल से दोबारा री इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है, तो होने चाहिए री इलेक्शन दोबारा। ठीक है, जैसा आपको पता है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो कामयाब हो चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि पीटीएम को उसका कोई नुकसान पहुंच सकता है उनके एतमाद पर? पीटीआई तो वैसे भी डिक्लाइन में है। वो वन नाइट शो नहीं होता है कि एक दफ़ा आना है, वो अच्छा। उसी एंगल से आए हैं। एक दफ़ा आए हैं और एक वन टाइम आए हैं, वन टाइम चल के चले जाएंगे। सही। और उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को सिवाय महंगाई, बेरोज़गारी, अफरा तफरी, कोरोना की वजह से सारी दुनिया की इकनॉमी जो है रिसेशन में आ गई है, बेरोज़गारी हो गई है। इन्होंने जो है कोरोना को भी मैनेज नहीं किया है। जो वैक्सीनेशन है वो भी भीख से आ रही हैं, माना डोनेशन पर आ रही है, सही। वो भीख में दे रहे हैं चाइना वाले या यूनाइटेड नेशन। इन्होंने पैसे से नहीं ख़रीदी है और अच्छा। बहुत स्लो हो रही है, लोगों को नहीं लग रही है। फिगर्स जो हैं छुपा रहे हैं, लोगों की अमवात छुपा रहे हैं, हलाकतें छुपा रहे हैं। फिगर्स गलत बता रहे हैं कि 5 लाख मेरे ख्याल से 10-12 लाख लोग मुतासर हो चुके हैं। अमवात को छुपा रहे हैं, अंडर कारपेट कर रहे हैं। और उसके बाद इस सारी दुनिया की इकनॉमी जो है तहस नहस हो गई, ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और उस शख्स की फेवर कर रहे हैं, हफीज़ शेख, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का आदमी है, जो कर्ज़े और बेरोज़गारी या डाउन साइजिंग या बेरोज़गार करने के लिए लोगों को तैयार बैठे हैं। तो सर, तो जिस तरह से मैं सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, आप जिस तरह से आप बता रही हैं कि उनकी जो फिगर है, पेशेंट्स की जो फिगर है, कोरोना पेशेंट्स की फिगर है, उनको उनकी तादाद कम बताई जा रही है, तो फिर सईद गनी साहब ने स्कूल्स क्यों खुलवा दिया? देखें, बात सुने, जो सारा जो है कोरोना जो है मैनेज कर रहा है एनसीओसी, जो हम समझते हैं कि वो गैर कानूनी है, क्योंकि कोरोना को मैनेज करना था सीसीआई को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। चलो इन्होंने किया। सिंध गवर्नमेंट ने शुरू दिन से, 1 साल से, सवा साल से, हमने हर रोज़ 10-10, 12-12 हज़ार टेस्टें कराई, 18,000 टेस्टें कराई, 20,000 कराई। जबकि पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इन्होंने 2,000, 4,000, 3,000, जहाँ इनकी हुकूमतें हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है फिगर्स भी गलत बताई। सिंध हुकूमत ने स्कूल्स बंद किए पहले, इन्होंने टॉन्टिंग की। सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती की, इन्होंने टॉन्टिंग की। और इन्होंने पंजाब के अवाम से या दीगर सूबों के अवाम से ज़्यादती की कि इन्होंने टेस्ट कम कराए और फिगर्स में टेम्परिंग की, और स्टिल कर रहे हैं। और जब भी कोरोना ख़त्म हो, तो मैं तो पहले दिन से एज अ मेडिकल मैन ये कह रहा हूँ कि एक कमीशन बने, जब भी ख़त्म हो, इसको 1 साल, सवा साल लग जाएगा। तकरीबन। उसके बाद जो है बिल्कुल ये फिगर्स पर, और जो इन्होंने कोताहियाँ की है, एनसीओसी एक बोगस इदारा है और वो टेम्परिंग कर रहा है फिगर से और छुपा रहा है। और उसने जो है वैक्सीन का भी बंदोबस्त नहीं किया है। वैक्सीन फ्री में लगनी चाहिए। वैक्सीन ये यूनाइटेड नेशन जो मुफ्त में देगी उस पर रिलाई कर रहे हैं, या जो है चाइना ने जो है डोनेट की है मुफ्त में। इन्होंने ख़रीदी तो कुछ नहीं है, तो इन्होंने हर चीज़ टेम्परिंग की है और ये रिस्पॉन्सिबल है। दे हैव टू गिव द आंसर टू द पब्लिक। और कमीशन बनना चाहिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद। और पाकिस्तान के अवाम कमीशन बनाया, और जो इन्होंने टेम्परिंग की है हलाकतों में या फिगर्स में, या जो कोताहियाँ की है, या इस वक्त भी आज की आप डॉन अखबार उठा लें आज की, उसमें वो लिखा पड़ा है कि भाई जो है इन्होंने बहुत जल्द इन्होंने थर्ड वेव शुरू होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल हो चुकी है। तो ये क्या, ये किसके गले में आएगी? बिल्कुल, लेकिन सर आप मुझे बताएं, तकरीबन सवा साल से ज़्यादा हो चुका है, तो अभी तक हम क्यों नहीं इसके ऊपर काबू पा रहे हैं? इसलिए कि इन्होंने मशवरे नहीं किए हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ नहीं हैं। इनकी जो है, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड, मुझे बताएं, अमेरिका में 5 लाख से अबव जो लोग हलाकत हुए हैं, वो सारी जो कसूरवार किस पर आ रहा है? ट्रंप पर आ रहा है। ब्राज़ील में जो है 2-2.5 लाख से लोग मर गए, वहाँ के प्रेसिडेंट पर आ रही है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन ने कायली सुस्ती की, उसके प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कोरोना से मरते मरते बचा। तो जिन मुल्कों ने, अगर उन्होंने फुर्ती दिखाई और ईमानदारी दिखाई और आवाम की उम्मीदों के हिसाब से चले, या मेडिकल
कम्युनिटी के मशवरों से चले तो वहाँ फिगर्स कम हैं। जहाँ जिन लोगों ने, इमरान खान जैसे लोगों ने तो कुछ नहीं किया, छुपा रहे हैं फिगर, अंडर कारपेट कर रहे हैं, ये और रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। ठीक है नाजरीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जैसे कि मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह किया, इमरान खान साहब जो है अदम एतमाद का वोट जो है लेने में कामयाब हो चुके हैं और ये बहुत खुशी की बात है। सर, मैं आपको का शुक्रिया अदा करूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त में से वक्त दिया। नाजरीन, एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि हम ब्रेक के बाद एक नए सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जी हाँ, मैं बात करूँ माहिर कानून और साबिक जस्टिस रिटायर्ड सिंध हाई कोर्ट ख्वाजा नवीद साहब। सर, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके प्रोग्राम में आना तो ये बड़ा प्लेजर है जी, इट्स वेरी प्लेजेंट, आई लाइक इट। थैंक यू सो मच सर। जिस तरह से आपको पता है कि आज जो है माशाल्लाह इमरान खान साहब जो है वो अदम एतमाद का वोट लेके कामयाब हो चुके हैं। बेसिकली हमारी आवाम को बताएं अदम एतमाद होता है। अदम एतमाद, एतमाद का वोट लेके, जी हाँ, अदम एतमाद तो ये होता है कि आप उनके ऊपर एतमाद ना करें, उनको घर भेज दें। अच्छा, ये है एतमाद का वोट। अच्छा। तो अब माशाल्लाह उन्होंने आज जो है खुद ही ऐलान कर दिया था, क्योंकि बात ये थी कि जो अब्दुल हफीज शेख साहब जो हमारे मुशीर ख़जाना हैं या वज़ीर ख़जाना हैं, तो वो जब सेनेट का इलेक्शन हार गए तो बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत की सुबकी हो गई थी, या जिसे क्या कहते हैं हम लोग अपनी ज़ुबान में कि कच्ची हो गई थी। तो अब इमरान साहब, आपको पता है कि उनको हार जो होती है वो पसंद नहीं है। वो क्रिकेट भी खेलते थे तो जीतते ही थे और जीत की उनको आदत है। तो अब जब ये नहीं हुआ तो उन्होंने बहरहाल एक पहले तो कल बड़ी सख्त गुस्से वाली तकरीर की थी, जिस पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाला और उन्होंने उनसे क्वेश्चंस किए बहुत सारे कि भाई जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिया था तो फिर आपने क्यों नहीं वो रास्ता अडॉप्ट किया, ताकि एटलीस्ट हम अपने उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनकी अपनी पार्टी में कौन सी काली भेड़ें हैं जिन्होंने उनको ये शिकस्त दिलवाई। क्योंकि जो भी साजिश या जो भी बुराई थी वो विद इन पार्टी थी, क्योंकि बाकी तो हर पार्टी ने देखे ना अपने अपने बंदों के वोट लेने थे, उनको मिल गए और वो सारे जीत गए। तो इन्होंने लेने थे पीटीआई के वोट, तो इनके वोटर जो थे वो बिक गए, या जो भी हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन नतीजा ये हुआ कि हमारे हफीज शेख साहब जो कि बड़े प्यारे आदमी हैं, तो वो इलेक्शन में हार गए। तो उनके हारने से पूरी हुकूमत की थोड़ी सी वो हो गई थी सुक्की। लेकिन इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे उसको कवर करने के लिए कहा कि मैं कल ही लूँगा एतमाद का वोट, और वो उस सेक्शन के तहत नोटिस जारी करवाया गया एतमाद के वोट के लिए, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस हालत में करता है एतमाद का वोट जिसमें ये होता है कि वो गैर मुतमईन हो किसी वज़ीर आज़म की परफॉर्मेंस से या कुछ, लेकिन ऐसे कोई हालात नहीं थे और उन्होंने वो नोटिस जारी किया और सब लोग आ गए असम्बली में और अल्लाह के फजल व करम से ये कामयाब भी हो गए हैं। तो जो उनको कच्ची हुई थी वो दोबारा उन्होंने पक्की कर ली। जबरदस्त सर। बच्चे कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं आपकी कच्ची हो गई। सही बात, तो वो उन्होंने पक्की कर मजाक ली। मजाक में जो गेम्स में कहा जाता है, हम बिल्कुल लोग ये ऐसे ही कहते थे ना सर। बचपन अदम में। एतमाद साबित होने पे क्या नहीं, वैसे उर्दू का वो लफ्ज़ मुश्किल है, क्या सुबकी हुई या क्या कुछ इस तरह से है, बहरहाल मैं तो कच्ची हुई कह दिया। ख्वाजा साहब बड़े मज़े की बातें करते हैं, मज़ा आता है आपके साथ प्रोग्राम Thank you, करके। thank you। जैसे कि आपको पता है कि अदम एतमाद का जो ये है सिलसिला एतमाद साबित का होने वोट, पर, हाँ। एतमाद का जो सिलसिला है वो साबित होने पर क्या असम्बली तहलील हो जाती है? नहीं, वो तो अभी ये जैसे आ रहा था ना अफवाहें, और वो ये था कि भाई अगर ये एतमाद का वोट मतलब नाकाम हो गए या कुछ हो गए तो फिर ये असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। और ये सारी जो रोज़ एक्चुअली आप देखें ना, हर चैनल ने शाम को 7 बजे से 8 बजे तक या 8 से 9 तक वो 5 बंदे बैठाए होते हैं, और वो 5 बंदे जब आप उनकी राय वहाँ सुनते हैं तो लगता ही है कि पूरा मुल्क वही चला रहे हैं।
तो हर आदमी इस तरह से मतलब वो राय देता है जैसे पता नहीं अफलातून वही है। और अब वो राय जो होती है, अच्छा हुकूमत भी असरी होती है सुन के कि यार ठीक है बोलने दो इनको, इनका अपना खांचा है, चलता रहे, तो इजाज़त है उनको, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। वहाँ तबसरे जो होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि बस आप समझ लो कि ट्रंप से लेके और हर आदमी के ऊपर वो कीड़े निकाले जाते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। हुकूमत देखें ठीक ठाक माशाल्लाह चल रही है, और देखें सारे काम वो वक्त पे कराते जा रहे हैं। अब ये है कि इनको कहें सूबाई हुकूमतों को कि बल्दियाती इंतखाबात भी करवा दें, ताकि उसमें भी जो पटारी से सांप निकलना है निकल आए। और अगर वो बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं तो मेरा इमरान खान को मशवरा ये है कि आपके ऊपर से बहुत सा लोड कम हो जाएगा, आप फिर और तरक्याती कामों की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। और क्यों कि जब बल्दियाती नुमाइंदे आ जाते हैं तो ये जमहूरियत जो है ये ग्रास रूट लेवल पर आ जाती है। ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ज़माने में तजुर्बा बड़ा कामयाब रहा है, और ये जो भी दिया था शहरी हुकूमतों का ये तजुर्बा या ग्रास रूट लेवल तक जमहूरियत को पहुंचाने का, ये बुरी बात नहीं थी। देखिए बात यह कि ये सिर्फ इस वजह से किसी चीज़ से इख्तलाफ करना कि ये जी प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने दी थी, प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने बहुत से अच्छे काम भी किए, ये बात तो खैर हकीकत है। और हकीकत यह है कि आदमी भी बहुत ही अच्छा था, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, काम बहुत अच्छे करके गया है। बाकी वो देखे हमारा या किसी का भी कोई इख्तलाफ हो कि भाई वो फौजी जर्नैल था, उसने जमहूरियत को सबोताज किया और उसने जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ख़त्म किया, लेकिन सच्ची बात यह है कि जितनी जमहूरियत उसके ज़माने में थी उतनी आज भी नहीं। सर महंगाई भी कंट्रोल में थी, और अब देखें महंगाई आसमानों को छू रही है। कितने साल जो है डॉलर 60 रुपए के ऊपर रुका रहा, बिजली उतने की रुकी रही, चीनी उतने की रुकी रही, आटा रुका रहा, गरीब, और बाहर से डॉलर पे डॉलर आते गए। अब वो ट्रंप रोता है, कहता है कि वी वर फूल्स, और हमने 30 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिए, और उसके बदले में पाकिस्तान ने हमारे साथ सिर्फ झूठ बोला कि उसामा हमारे पास नहीं है और ये नहीं है, जो भी पॉलिसी थी। बहरहाल आपको डॉलर कमा के दिए परवेज़ मुशर्रफ ने, जहाँ से भी ला के दिए हैं, आपको डॉलर मिले हैं, आपका मुल्क में डॉलर करेंसी हर चीज़ स्टेबल रही है। और आप ये देखें कराची में मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में ये जो इतने ज़्यादा ब्रिज बने और तरक्याती काम हुए, मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, लेकिन सुना यह है कि 300 अरब रुपया वफाक ने यानी प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ ने रिलीज़ किया था फॉर कराची डेवलपमेंट, और इस सारा पैकेज। असली रकम मुझे नहीं पता, लेकिन रकम लगी हुई नज़र आती है। और मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत कमाल का काम किया था, और आज जो उन्होंने अपनी पार्टी भी इस्टेब्लिश की है वो अपने इसी पुराने काम की बेसिस के ऊपर वो क्लेम करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी। और बहरहाल वो भी जब जलसा बुलाते हैं तो मेरे हिसाब से तो वो 50-60 हज़ार बंदा जमा कर ही लेते हैं, और लोग आए जाते हैं। ख़वातीन का भी जब जलसा बुलाते हैं तो ख़वातीन भी मैं तो देखता हूँ 30-35 हज़ार से ऊपर ही होती हैं। तो मकसद ये है कि रिस्पांस तो मिलता है ना, वो कोई टांगा पार्टी नहीं है कि भाई आप समझें कि भाई उनके साथ बंदा कोई नहीं है। अब वो तो फिर बल्दियाती इंतखाबात जब हो जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, और मैं तो बोलती हूँ जल्दी हो जाने चाहिए ताकि पता चल जाए। मेरा इस फोरम से इमरान खान साहब को मशवरा है कि जितनी जल्दी करवा दें सारे सूबों में। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया हुआ है, तो उसी के ऑर्डर की कंप्लायंस में सारे सूबों को कहेंगे भाई अपने अपने जाके बल्दियाती इंतखाबात कराओ। उससे ये हो जाएगा कि एक रियल लीडरशिप भी आ जाएगी, प्लस इमरान खान साहब को भी एक असेसमेंट हो जाएगा बिफोर नेक्स्ट इलेक्शंस कि कौन सी पार्टी इस वक्त कितनी पॉपुलर जा रही है और कौन सी पार्टी कितनी सीटें निकाल सकती है। तो उससे ये जो मूवमेंट्स वगैरह चल रही हैं तो ये भी समझ आ जाएगी कि भाई ये मूवमेंट कहाँ पे जाके रुकती है, इसका रुख किधर जाता है, ऊपर आती है या नीचे डूबती है। तो ये एक बड़ा अच्छा तजर्बा हो जाएगा। और अगर इमरान साहब ऐसे कर लें तो आई थिंक कि बहरहाल वो अपनी बातें अपने काम खुद बेहतर समझते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, जिस तरह से आप बोल रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात जल्दी हो जाने चाहिए, क्योंकि जो है बात ये है अभी कराची की जो सूरत हाल है ना इस वक्त वाकई इसको किसी वारिस की ज़रूरत है। और अभी तो कराची शहर ना बिल्कुल लावारिस हुआ है। आप देखिए किस तरह से अभी सूरत हाल है कराची का, सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है, सड़क टूट फूट का शिकार हुई हुई है, मतलब अजीब व गरीब निज़ाम हुआ हुआ है कराची का। सही कह रहे हैं, बहुत ज़रूरी है अभी से जल्द 100% एग्री कर रहा हूँ। लेकिन ये कि ये अभी थोड़ा शुरू किया है ये अपना मुराद अली शाह साहब और वो जो
वहाब साहब जो एडवाइज़र हैं उनका भी आज सुनता रहता हूँ कि कराची में कुछ सड़कें शायद माड़ीपुर रोड को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद हो भी रही है। वो तो उसके वैसे भी काम चल रहा है, वो जो ब्रिज का जो इशू हो गया था बीच में, हाँ वो भी उसका करना था। तो बहरहाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट अब कराची के ऊपर शायद तवज्जो दे रही है थोड़ी सी, अगर थोड़ी और ज़्यादा दे दे तो हो सकता है कराची से काफ़ी सीटें निकाल लें। क्योंकि देखें अवाम, देखें कराची के बड़े बाशऊर अवाम हैं और पढ़े लिखे हैं, और आप देखें कि वो किस तरह जब हवा का रुख बदलता है तो वो भी उसके साथ ही बदल जाते हैं। एक ज़माने में यहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन का तूती बोलता था, अब देखा जैसे हवा का रुख बदला तो कोई जो है MQM पाकिस्तान बन गई, कोई कुछ और बन गई, तो करके वो लोग फिर भी अपने देखे कितनी सीटें उन्होंने निकाली हैं, अभी सेनेट की भी निकाल ली हैं और अगले इंतखाबात में वो समझ रहे हैं कि 100% निकालेंगे। क्योंकि PTI के जो MNA या MPA कराची से इलेक्ट हुए थे उससे वहाँ बड़े मायूस हुए हैं। तो हो सकता है कि अगली दफ़ा PTI के ये लोग जो रात में अपने घरों में सोते सोते जीत गए थे अब शायद जागते हुए भी हार जाएं। सर अपोजिशन के बाइकआउट से कितना नुकसान हो सकता था? क्योंकि अब तो खैर वज़ीर आज़म साहब जो है वो जीत चुके हैं, तो अब हम हो सकता था करके हम पूछ रहे हैं आपसे, वरना तो ये हम पूछते हैं कि क्या नुकसान हो सकता है। देखिए अपोजिशन के बाइकआउट से नुकसान तो कोई नहीं होता, लेकिन बात ये होती है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट फिर नहीं रहती। देखिए आप लोग भी चैनल के ऊपर जब मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी के बारे में कोई सवालात करना चाहते हैं तो आप लोगों की भी ख्वाहिश होती है कि पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा यहाँ आ जाए, और अगर वो ना आए तो कम से कम घर से टेलीफोन के ऊपर अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का जवाब दे। यानी आपके जितने भी चैनल हैं बड़े बड़े आप देख लें, ARY है, जियो है, समा है, हम TV है, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि पॉलिसी ये होती है कि वो उस पार्टी को भी दावत देते हैं जिसके बारे में सारी बातें की जा रही होती हैं। ख़ास तौर पे हामिद मीर के प्रोग्राम में आप देखा करें तो वो सारी पार्टियों को साथ लेके चलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे असेंबली का भी यही है कि अगर बाइकआउट हो जाता तो एक बदमज़गी हो जाती। आ गए हैं, अब वो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, हुकूमत ने जीत कर दिखा दिया है, तो अब वो उनके दिल की भड़ास निकल गई। अब देखें वो क्या रिएक्शन होता है। मैं तो चूँकि कोर्ट में था, मैं अभी TV देख नहीं सका, ताकि अप टू डेट मुझे मालूमात अब घर जाके ही मिलेंगी जब TV देखूंगा। लेकिन जीत गए हैं तो बहुत मुबारक हो जी, अल्लाह ताला कामयाबी उनकी नसीब करे उनको। सर एतमाद का वोट लेने के लिए कितने वोट दरकार होते हैं? ये मुझे इस वक्त पूरा एग्जैक्ट फिगर नहीं है, शायद 170 से ऊपर ही चाहिए थे, 172 या कितने, मुझे कोई वो जहन में नहीं है। क्योंकि आज इत्तेफाक है मैं सुबह से कोर्ट गया हुआ था, हालांकि सैटरडे को हाई कोर्ट बंद होता है, लेकिन हमारे वो नैब कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स जो है वो सैटरडे को फुल स्विंग पे काम करते हैं। तो मैं ये आपके प्रोग्राम के लिए भी एक जज साहब से इजाज़त लेके आया हूँ कि केस चल रहा था। अच्छा जी जी सर, जिस ठीक है सर, जिस तरह से आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन किस के मातहत काम करता है, मैं चाहूँगी कि उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए इलेक्शन कमीशन जो है ये एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट अदारा है और ये 3 मेंबर होते हैं इसके, और जो ये सारे मोस्टली हाई कोर्ट और या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। अभी भी जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसमें रिटायर्ड जजेस हैं, और इसका स्टेटस जो है हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है हर मेंबर का। और उसके बाद इस अदारे को अपने तमाम फैसले अपनी सवाबदीद के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक खुद करने का इख्तियार है। जिस तरह हाई कोर्ट के जजेस जो है बिल्कुल आज़ाद होते हैं और कोई हुकूमती बंदा उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। हुकूमत का जो वकील होता है वो आके ओपन कोर्ट में अपना हुकूमत का केस प्लीड कर सकता है कि जी हुकूमत ये चाहती है, हुकूमत ये चाहती है, जो भी वो कहे। लेकिन दूसरी पार्टी का वकील सामने खड़ा होता है, वो कहता है जी ये हुकूमत जो चाहती है ये गलत कर रही है, ये नहीं मिल सकता, ये कानून में अलाउड नहीं है। तो फैसला जज साहब ने करना है। जज को ना कोई मैसेज दे सकता है, ना कोई जज को वो कर सकता है इन्फ्लुएंस। हाँ, आप अपने आर्ग्यूमेंट में ओपन कोर्ट में अटॉर्नी जनरल, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल कन्विंस करें। जिसके डॉक्यूमेंट अच्छे होंगे जज मान लेगा। मैं खुद भी हाईकोर्ट का जज रहा हूँ, हमने कई दफ़ा हुकूमत को भी हराया है और बेशतर दफ़ा जिताया भी है। जहाँ जिसका मजबूत केस होता था उसके हक में फैसला हो जाता था। सही। और माशाल्लाह मेरे 150 रिपोर्टेड केसेस हैं
PLD YLR जो भी हमारे जितने जर्नल्स निकलते हैं उनके अंदर हाई कोर्ट के, और बल्कि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो किसी दोस्त ने ऑफ़र किया है कि वो सारी जजमेंट्स जमा करके PLD वगैरह से तो एक जगह कंपाइल करके वो मुझे प्रेजेंट करेगा, ताकि मैं फिर और मज़ीद दोस्तों को प्रेजेंट करूं, तो मेरा शायद वो भी आ जाएगा मजमूआ थोड़े दिनों में। सही। नाज़रीन, हम ख्वाजा साहब से जाते जाते कुछ फ़नी सवालात करेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि ख्वाजा साहब, और देखेंगे ख्वाजा साहब जो है उनका कैसे जवाब देते हैं, किस तरह से जवाब देते हैं। सर, मैं चाहूँगी कि मैं आपसे फ़नी जो हमारे जो हमने सेगमेंट आज से स्टार्ट किया, मैं चाहूँगी कि आपसे मैं जो है शुरुआत करूँ। आपके पास जो है एक कॉल का बैलेंस है और उसमें जो है आप बोर भी हो रहे हैं, आपने कॉल करनी है। मैं आपको ऑप्शंस भी बताऊंगी। आप जो है मतलब अब एक ये थोड़ा सियासी भी सवाल है, तो आप किसको कॉल करना चाहेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब को, इमरान खान साहब को, या फिर नवाज शरीफ साहब को? यार मैं कोशिश करूंगा कि तीनों को मिस्ड कॉल दे दूं ताकि मेरा वो कॉल का बैलेंस बच जाए, क्योंकि इनको कॉल करके पैसे ही ज़ाया करने हैं। अच्छा, क्यों? मैं वो बचा लूंगा। अच्छा, नहीं मतलब मैं चाहूंगी ना आप बताएं ना किसका। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो तीनों को मिस्ड कॉल नहीं, आपके पास ऑप्शन एक है ना, एक का बताएं। अच्छा, तो किसको दूं? मैं आसिफ अली जरदारी को दूंगा, मेरी उससे दोस्ती भी है। अच्छा, जबरदस्त है। ठीक है, तो आसिफ अली जरदारी साहब से क्या बात करेंगे आप? है वो ज़बरदस्त आदमी है, आप उसके जो आपका दिल चाहे आप बात कर लें, वो ही इज़ ऑलवेज रेडी टू रिसीव एनीथिंग क्वेश्चन। मेरे से तो खैर जोक से सुनते हैं, तो वो ही विल बी हैप्पी टू लिसन टू एनी न्यू जोक। ठीक है। अच्छा, अब तो मुझे मिले हुए भी बड़े दिन हो गए हैं, क्योंकि ये कोविड वगैरह की वजह से कोई मुलाकातें भी बंद थी, और इत्तेफाक है मेरे पास भी, मैं खुद भी कोविड से डरा हुआ था। तो अब सुना है कि आजकल वो ये सेनेट इलेक्शन से पहले मिल रहे हैं लोगों को, पहले तो मिल ही नहीं रहे थे। तो मैं अभी देखूंगा इलेक्शन के बाद अगर होती मुलाकात तो कर लेता हूँ। ठीक है, और बाकी दो को क्यों नहीं करेंगे? बाकी दो को क्यों नहीं करेंगे? बाकी दो को क्यों नहीं करेंगे? नहीं, इससे दोस्ती ज्यादा है ना। अच्छा, चले नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बाकी जो हमारे क्वेश्चंस हैं फिर हम उनसे जो है उनका आंसर लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।